press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोग का फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस हल किए। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस हल करेंगे। जो भी क्वेश्चंस पूछा है उससे हम सभी क्वेश्चन को हल करेंगे, और जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको हम कारण सहित, अगर दिया है क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन है कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर दें। यानी कि हम लोग का कथन जो भी दिया है क्वेश्चन, उसमें कारण भी पूछा है। तो पहला क्वेश्चन यह है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यानी कि आप लोग अगर भागवान का वीडियो देखे हो तो आप लोग को पहले ही पता चल गया होगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है या नहीं। तो चलिए आप लोग को मैं बता दूं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यह कथन हम लोग का क्या है? सत्य। और कथन सत्य क्यों है ये आप लोग को मैं समझा दे रहा हूँ। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इनसे मिलकर बनी होती है। तो यानी कि सभी संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या होती है। और वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती है। यानी कि इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आप लोग भागवान का वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पता होगा। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का दो भाग होता है, अपरिमेय और परिमेय। तो वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आ गया। और क्वेश्चन में पूछा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यानी कि हम लोग का यह कथन सत्य है। और कथन सत्य क्यों है तो इसका हम लोग आंसर दे देते हैं। वास्तविक संख्याओं का वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता है। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या, वो सभी संख्याओं का संग्रह होता है, इसलिए यह कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो संख्या रेखा सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग का संख्या रेखा 0 से निरूपित करते हैं, और इधर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। संख्या रेखा को आप लोग का 0 से धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। यानी कि आप लोग का जो संख्या रेखा है उसमें धनात्मक संख्या भी आती है और ऋणात्मक संख्या भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं। सबसे पहले हम 0 लिख लेते हैं, उस पर 1 2 3 4, और इधर होता है हमारा -2 3 4। तो संख्या रेखा बनने के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो संख्या रेखा में कोई भी हम लोग संख्या मान लेते हैं, जैसे m संख्या रेखा की कोई भी संख्या। तो हम लोग संख्या रेखा की कोई भी संख्या देख लेते हैं। संख्या रेखा में हम लोग माइनस वाला भी ले सकते हैं और प्लस वाला भी ले सकते हैं। तो हम माइनस वाला ले लेते हैं। तो माइनस वाला हम उसमें कोई भी संख्या हम लोग ले लेंगे, तो √-3 वाला हम लोग ले लिए।
तो इसे हम लोग लिखेंगे अंडर रूट माइनस एम, यानी कि हम लोग अंडर रूट माइनस एम लिए हैं, यानी कि अंडर रूट -3, यानी कि हम लोग संख्या रेखा का इधर का संख्या लिए, 0 की इधर तक का। और मैं यहाँ पर दिया यह में प्राकृतिक संख्या है, तो यानी कि हम लोग संख्या रेखा की कोई भी संख्या ले सकते हैं। यहाँ पर संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यानी कि प्रत्येक बिंदु -4 भी +4 भी, कोई भी बिंदु हम लोग ले सकते हैं। इसलिए हम लोग अंडर रूट 3 भी ले सकते हैं, अंडर रूट 4 भी ले सकते हैं, यानी कि यह अंडर रूट एम के रूप में हुआ, यानी कि यह प्लस के रूप में हुआ और ये माइनस एम के रूप में हुआ, यानी कि यह कथन हम लोग का असत्य है। क्यों असत्य क्यों है? क्योंकि यह एक प्राकृतिक संख्या है और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप में होता है, तो संख्या रेखा पर तो माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, यानी कि और प्राकृतिक संख्या हम लोग का क्या होता है 1 2 3 4, 0 नहीं होता है। हम संख्या रेखा पर तो अंडर रूट 0 भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग का क्वेश्चन पूछा है यह में प्राकृतिक संख्या, तो हम लोग प्राकृतिक संख्या 1 की तरफ होता 1 से होता है और माइनस की तरफ हम लोग का प्राकृतिक संख्या नहीं होता, इसलिए यह कथन असत्य है। और क्यों है इसका कारण आप लोग देख लीजिए। माइनस अंडर रूट एम एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप में होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है और हम लोग जानते हैं कि संख्या रेखा पर माइनस भी होता है और प्लस भी होता है, और संख्या रेखा 0 से शुरू होता है संख्या रेखा। तो क्वेश्चन में पूछा यह में प्राकृतिक संख्या है, लेकिन हम लोग यहाँ पर लिखा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यानी कि प्रत्येक बिंदु -4 भी हुआ +4 भी हुआ, यानी कि और क्वेश्चन में दे भी दिया कि प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या तो हम लोग का प्लस होता है 1 2 3 4 5 इधर से होता है, लेकिन हम लोग का प्राकृतिक संख्या तो -4 -3 -2 0 तो नहीं होता है, इसलिए यह कथन असत्य है। और हम लोग का कोई भी अंडर रूट माइनस एम एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है, क्योंकि कोई भी संख्या अगर ले लें अंडर रूट -4 तो यह प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता, क्योंकि यह माइनस में है, ऋणात्मक में है, और प्राकृतिक संख्या धनात्मक में होता है और 1 से शुरू होता है। लास्ट है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये भी कथन असत्य है। क्यों? प्रत्येक वास्तविक संख्याओं में तो परिमेय संख्या भी आ सकता है, पूर्णांक भी आ सकता है, पूर्ण संख्या भी आ सकती है, प्राकृतिक संख्या भी आ सकती है, और क्यों है इसको हम लोग देख लेते हैं। आप लोग फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो आप लोग को पता चल गया होगा देखते ही क्वेश्चन की यह क्वेश्चन सत्य है या असत्य है, तो यह क्वेश्चन असत्य है। और क्यों है हम लोग इसको समझते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है, और वास्तविक संख्या हमारा परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। और प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय भी संख्या होता है, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि हमारा अंडर रूट 9 हुआ, अंडर रूट 9 हुआ तो यह 3, इसलिए हम परिमेय संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं, इसलिए यह कथन असत्य है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या सभी घनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो आप लोग पहले सोचिए, क्या सभी घनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सोच के बताइए आप लोग। चलिए, जो आप लोग ने सोचा वो सही सोचा कि सभी घनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, लेकिन कभी कभी परिमेय भी हो जाते हैं, और इसका मैं उदाहरण आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, आप लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा। तो इसका सीधा उत्तर हम लोग लिख देंगे अंडर रूट 49। अंडर रूट 49 का वर्गमूल होता है 7, और 7 हम लोग एक
सात एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 7 को हम बटे 1 के 7/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसके बटे 1 हम लोग लिख सकते हैं, और परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं। तो √49 तो हमारा अपरिमेय संख्या हुआ, लेकिन जो √49 का जो वर्गमूल 7 है वो हम लोग का परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे बटे के रूप में लिख सकते हैं, 7/1 के रूप में लिख सकते हैं, और परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। और क्वेश्चन में पूछा है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो उदाहरण तो आप लोग का 49 है, और 49 का जो है वर्गमूल वो 7 है, और 7 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 7/1 हम लोग इसे लिख सकते हैं, इसलिए इसका सीधा उदाहरण है √49 = 7 एक परिमेय संख्या है। एक बार आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, लेकिन कभी कभी परिमेय भी हो जाते हैं, जैसे कि √49 इसका वर्गमूल होता है 7, और 7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग इसे बटे 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। इसलिए यह जो उदाहरण दिया है कि इसका उदाहरण दीजिए, तो उसका उदाहरण सिंपल यही है कि √49, आप लोग उदाहरण कोई भी दे सकते हैं जिसका वर्गमूल हो, और √49 हो गया, √64 हो गया, उसका हो जाएगा 8 भी एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए जो उदाहरण यह मांगा था एक परिमेय संख्या बताइए, उसका उदाहरण √49 है, और यह कथन सही है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। तो संख्या रेखा पर √5 इसी को हम लोग निरूपित करना है, इसे हमें निरूपित करना है √5 को। तो इसे हम पाइथागोरस के प्रमेय से निरूपित करते हैं। अगर आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय नहीं आता है तो आप लोग इसे देख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में सबसे पहले हम लोग का ये क्या होता है, लंब होता है, और यह हम लोग का आधार होता है, और जिस पर ये टिका रहता है, जो टिका रहता है इस पर, ये हम लोग का कर्ण होता है। यानी कि जो इसमें सबसे लंबा रहता है वही हम लोग का कर्ण होता है, और जो इसमें रहता है यह, इसे हम लोग लंब कहते हैं, इसे हम लोग लंब कहते हैं, और जो नीचे रहता है बेस में उसे हम लोग आधार कहते हैं, और ऊपर का जो रहता है इसे हम लोग कर्ण कहते हैं। यानी कि आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, और जो नहीं पढ़ा होगा वो फिर से देख लें। ये लंब होता है, और ये आधार होता है, और एक कर्ण होता है, और हम लोग लंब को समझ जाइए 1 मान ले रहे हैं, और आधार को हम लोग 2 मान ले रहे हैं। तो हम लोग को कर्ण ज्ञात करना है। तो आप लोग को पता ही होगा कर्ण स्क्वायर इक्वल क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर इक्वल आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो चलिए हम लोग को इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय से ही हल करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं, और कैसे √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है ये आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले कर्ण स्क्वायर इक्वल आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार है आप लोग का 2, तो 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। 2 का वर्ग जो होगा आप लोग का हो जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही होगा, तो इक्वल हो गया 5। और आप लोग इस 5 को √5 के रूप में लिखना, और कर्ण का जो स्क्वायर हटाना, तो इसको हम लोग कर्ण का स्क्वायर हटाने के लिए √5 को √5 के रूप में लिख सकते हैं। तो कर्ण इक्वल √5, जो हम लोग का √5 आया उसी का हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो आप लोग को पता ही होगा ये कर्ण है, कर्ण यह है आप लोग का। तो इसे हम लोग अगर क्लॉकवाइज में घुमाते हैं चाहे एंटी क्लॉकवाइज में, अगर यह कर्ण हम लोग का यहाँ पर भी आता है तब भी √5 भी हुआ, और यदि यह नीचे भी आता है यहाँ पर ऐसे, तब भी जहाँ पर ये आता है वो भी √5 भी होगा। इसका मान तो बदलेगा नहीं, क्योंकि इसे हम ऊपर भी ले जाएं तब भी √5 होगा, नीचे भी लाएं तब भी √5 होगा, क्योंकि अगर यही जो √5 जितना इसका लंबाई है उसको हम लोग ऊपर भी ले जाते हैं तो √5 भी होगा, बढ़ेगा तो नहीं न घटेगा। और इसको अगर नीचे भी लेकर आते हैं तब भी यह हम लोग का √5 भी होगा, घटेगा नहीं। तो चलिए हम लोग संख्या रेखा पर इसे प्रदर्शित करते हैं।
सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा बना लेते हैं। जीरो 1 2 3 4। इधर हम लोग चाहें 0 1 2 4 5 6 जो भी लिखना है हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को लिखने के लिए बस 3 तक ही आवश्यकता है। 3 से आगे हम लोग को नहीं जाना है, क्योंकि √5 को लिखना है तो √5 बहुत आसान है लिखने के लिए। आप लोग को अभी मैं तुरंत बता देता हूँ। तो अंडर जो यहाँ पर 2 है, इसके ऊपर हम लोग को 1 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना है। 1 सेंटीमीटर का हम लोग को रेखा खींचना है, और 1 सेंटीमीटर का रेखा वो होना चाहिए सीधे 90 डिग्री पर हो। तो 90 डिग्री के लिए हम लोग सीधे यहाँ पर नॉन लगाते हैं, सीधे हम लोग का 90 डिग्री पर। आप लोग स्केल की सहायता से सीधा रेखा खींच लीजिएगा। और यह हम लोग का समझ जाइए पाइथागोरस प्रमेय में जो आप लोगों ने देखा था, यहाँ पर यह 1 था और यह 2 था और यह √5 था। तो इससे हम 1 सेंटीमीटर का रेखा खींच लिए, और यह हम लोग का 0 1 2 यानी कि यह हम लोग का 2 सेंटीमीटर का रेखा हो गया, और यह हम लोग का 1 सेंटीमीटर का रेखा हो गया। आप लोग को जो पाइथागोरस ने प्रमेय बताया था, इसमें 1 माने थे, इसमें 2 माने थे। इसको समझ जाइए 1 है और यह 2 है। और जो हम लोग का यह कर्व बना था, यह √5 था। तो हम आप लोग को बता दें कि यदि हम इसको ऊपर भी ले जाते हैं, जो कर्व है हम लोग का, अगर इसको हम लोग इसके ऊपर भी ले जाते हैं, समझिए इसको हम लोग यहाँ पर भी ले जाते हैं, तब भी यह हम लोग का √5 ही होगा। √5 से ज़्यादा इसका मान तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जितना यह रेखा की लंबाई है उतना ऊपर ले जाएंगे तो रेखा की लंबाई बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जितना इसका लंबाई उतना ही लंबाई हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो हम लोग का √5 होगा। और यदि इसको नीचे भी लगे तब भी वही होता है। तो इस प्रकार की सहायता से आप लोग यहाँ पर चाप रखिएगा, यहाँ पर चाप रखिएगा, और यहाँ पर जो भी यहाँ पर आएगा, जहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर मिल रहा है, यही आप लोग का √5 होगा। इसे हम लोग P से निरूपित कर देते हैं। और यही हम लोग का √5 हुआ, यानी कि P हम लोग का √5 हुआ है। फिर से आप लोग बता दें, संख्या पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग इसे लंब को 1 माने थे, आधार को 2 माने थे, और जो हम लोग का कर्व था वो √5 का था, और √5 को ही हम लोग को संख्या रेखा पर निरूपित करना था। तो संख्या रेखा हम लोग बना देते 0 1 2 3 4, जहाँ तक आप लोग बनाना बना लीजिए, लेकिन हम लोग को 3 तक ही अनिवार्य है, मतलब जरूरी हम लोग बनाना है। बनाने के लिए तो आप लोग कहीं तक बना सकते हैं। और यहाँ पर जो हम लोग का 2 सेंटीमीटर आधार था, 2 सेंटीमीटर यहाँ पर आधार बनाते हैं पाइथागोरस प्रमेय में, 2 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पर आधार मान लिए। और जो हम लोग का लंब था वो हम लोग का लंब 1 सेंटीमीटर है, यानी कि जो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में अभी देखें वही हम लोग यहाँ पर पुट कर रहे हैं, यानी कि जो 1 सेंटीमीटर था, जो 2 सेंटीमीटर, और जो √5 था जो कर, उसको हम लोग निरूपित करते हैं। और यदि आप लोग इसे कर्व को यदि आप लोग ऊपर ले जाते हैं तो कर्व हम लोग का ऊपर यहीं आएगा, समझ जाइए यहाँ पर आता है। तो कर्व का मान तो बदलेगा नहीं, √5 से √6 तो होने जाएगा, क्योंकि जितना इसका लंबाई उतना ही लंबाई ऊपर ले जाएंगे तो सेम ही होगा। और यदि इसको हम लोग नीचे लाते तब भी सेम ही होगा। तो हम लोग प्रकार की सहायता से इसे नीचे लाएंगे तो यहाँ पर हम लोग का समझ जाइए मिलेगा, प्रकार की सहायता से आप लोग मिला लीजिएगा। तो जहाँ पर मिलेगा यही हम लोग का √5 हो जाएगा, और जहाँ पर √5 होगा उसे हम लोग P मान लेंगे। तो हम मान लेते हैं, तो रिपीट करते हैं, तो इसलिए हम लोग का P √5 है। तो ये आपका क्वेश्चन जो संख्या दिखाएगी, संख्या रेखा पर √5 किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। तो हम लोग P √5 हम लोग को P √5 है। तो आप लोग इसे संख्या रेखा पर निरूपित कर दिए, और आप लोग देख भी लिए कैसे निरूपित हुआ। आप लोग यहाँ पर चाप इसे कर्ण को जितना भी ऊपर ले जाएं, कर्ण का मान बदलेगा नहीं, नीचे भी जाए तभी मान बदलेगा नहीं, क्योंकि कर्ण का जितना लंबाई रहेगा उतना ही हम लोग ऊपर ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, मान तो बदलेगा नहीं। तो यह आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन हल करेंगे। और जो भी क्वेश्चन आप लोग को अगर फंसता है, किसी में भी क्वेश्चन में डाउट आता है, तो आप लोग मेरे नंबर पर मैसेज कर दीजिए या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, मैं आप लोग को वह क्वेश्चन हल कर दूंगा। यदि आप लोग मैसेज भी करना चाहते हैं मैसेज भी कर सकते हैं, मैं उस पर क्वेश्चन हल करके आप लोग को पिक सेंड कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।